मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है, या ये सब ज्यादा दिन के लिए नहीं है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं एक दिन भी और इस व्यक्ति के साथ रही तो पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं दिमागी मरीज हूँ, और कभी लगता था कि मेरा पति दिमागी मरीज है। मैं फैसला नहीं कर पाती थी कि हम दोनों में से कौन सही था और कौन गलत। एक फिटकरी थी जो मेरे जीवन की पीड़ा बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी सफेद रंग की फिटकरी ने मेरी जिंदगी को किस तरह से जबरन बना रखा था। रोजाना एक नई फिटकरी मेरा पति घर में लेकर आता और उसे इस तरह से संभाल कर रखता जैसे कि वो कोई खजाना हो। वो पागलों की तरह हर आधे घंटे बाद आकर फिटकरी को देखता कि कहीं खराब तो नहीं हो गई, कहीं कोई फिटकरी को चोरी करके तो नहीं ले गया, कहीं कोई चीज फिटकरी के ऊपर तो नहीं गिर गई। वो बार बार फिटकरी की जगह बदलता था। कभी उसे अलमारी में रखता तो कभी संभाल कर मेज के अंदर, कभी उसे बेड के नीचे संभाल कर रखता तो कभी किचन के कैबिनेट में छुपा कर रखता। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर इस एक फिटकरी में ऐसा क्या था जिसकी मेरे पति को इतनी परवाह थी। शादी की पहली रात जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब भी मेरे पति के हाथ में यही फिटकरी थी। मुझसे थोड़ी सी बात करने के बाद वो फिटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया, और ऐसा गया कि उसे बहुत वक्त लग गया और मैं उसका इंतजार करते हुए सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो तब भी वो मुझे बिस्तर पर नजर नहीं आया। मैं सोच में पड़ गई कि क्या वो सारी रात बाथरूम में था। मैं परेशान होकर बैठ गई। मैंने देखा कि वो बाथरूम से निकला है और उसके हाथ में वही शॉपर है जिसके अंदर फिटकरी थी। मेरा पति बहुत देर तक फिटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता और बोलता सारी कसर पूरी हो गई, और मैं शर्मिंदा हो जाती कि कैसी कसर पूरी हो गई। वो दिन था और आज का दिन था। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था और ये फिटकरी थी जिसका किस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार बाथरूम जाता था और फिटकरी का वो शॉपर जाते हुए और बाहर आते हुए उसके हाथ में होता था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती थी और जब ज्यादा वक्त बाथरूम में लगाता था तो बहुत खुश होकर बाहर निकलता था। मैं तो अजीब सी उलझन का शिकार थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। ये राज जानने के लिए एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से देखा तो मुझे चक्कर आ गए, क्योंकि मेरा पति उस फिटकरी से काम ही ऐसा कर रहा था। मेरा नाम शिल्पा है। मेरे माँ बाप ने बड़ी प्यार मोहब्बत से मेरा ये नाम रखा था, क्योंकि उनके घर औलाद नहीं होती थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दिन रात प्रार्थनाएं की थी और मुझे अपने परमात्मा से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगा था, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी जिंदगी उनका साथ छोड़कर चली जाएगी और उनकी बेटी उनके पीछे रह जाएगी। अगर उनको मालूम होता तो वो कभी भी मेरे पैदा होने की प्रार्थना ना करते। वो दोनों एक साथ मुझे छोड़कर चले गए। उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे माँ बाप मुझे रिक्शा में डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके रिक्शा को टक्कर मारी। माँ बाबा और रिक्शा ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी और मैं न जाने कैसे बच गई थी, या यूं कहे कोई चमत्कार हुआ था। लोग मुझे देखकर हैरान रह गए कि मैं कैसे बच गई, मगर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और कुछ लोग मुझे देखकर अफसोस कर रहे थे कि बगैर माँ बाप के बच्ची का क्या होगा। माँ बाप के साथ ही चली जाती, अब यतीमी की जिंदगी कैसे गुजारेगी, कौन इसकी परवरिश करेगा। यूं मैं जमाने के लिए एक शराफ बनकर रह गई, क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिस थी। माँ के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर रखा, क्योंकि और कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। मेरे बाबा के रिश्तेदार तो इस डर से दोबारा अफसोस करने भी नहीं आए कहीं ये बच्ची हमारे पल्ले ना पड़ जाए। मैं मामा जी के घर रहने लगी और उनके बच्चों के उतरे हुए कपड़े पहनकर, उनका बचा हुआ खाना खाकर, धक्के ताने खा खाकर मैं बड़ी हो गई और वक्त तेजी से गुजरता गया और यूं ही चलते चलते मेरी शादी की उम्र हो गई। मेरे लिए धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे। मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए रिश्ते आते देख मामी परेशान हो जाती है। मेरी मामी ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी उस व्यक्ति से कर दी थी जिसे मैं जानती भी नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि मामी के घर सारा दिन नौकरों की तरह काम करने से बेहतर है कि मैं अपने पति के घर में रहकर काम करूं। जब मैंने लड़के को देखा तो लड़का अच्छी खासी शक्ल का मालिक था। मैं खुश हो गई थी। फिर सुना कि उनका अपना घर है तो मैं और ज्यादा खुश हो गई थी। मामी ने तो जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी झटपट कर दी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मामी की अपनी बेटियां भी जवान होने वाली थी।
और उनके जवान होने से पहले मामी मुझे इस घर से विदा करना चाहती थी ताकि उनकी बेटियों का रास्ता साफ हो सके। विदाई के वक्त मामी ने मुझे कहा था कि ससुराल में गुजारा करना, मेरे अपने पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। जैसे भी हालात हो वहां पर ही रहना। अगर घर में तुम्हें कोई मुश्किल पड़ जाए तो सब कुछ बर्दाश्त करना। तलाक का धब्बा लेकर मेरी चौखट पर दोबारा मत आना। मामी की इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? अभी तो मेरी विदाई भी नहीं हुई थी और वो तलाक तक पहुंच गई थी। आखिर क्यों? क्या लड़के में कोई मसला था या घर वालों में कुछ गड़बड़ थी? मेरे दिमाग में अजीब किस्म के ख्यालात आने लगे थे और उन्हीं ख्यालात को दिमाग पर सवार करते हुए जब मैं इस घर में विदा होकर आई तो शादी की पहली रात ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मामी इस तरह की बात क्यों कर रही थी। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात ही उसके साथ बिताने की बजाय बाथरूम में गुजारी हो तो उसकी दिमागी हालत कैसी होगी। शर्म के मारे तो मैं अपने पति से सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी, भला कैसे उनसे ये बात कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने सोचा कि मैं तो सो गई थी, हो सकता है कि वो भी आकर सो गए हों, सुबह दोबारा से बाथरूम गए हों। यही सोचकर मैंने अपने आप को तसल्ली दी थी, लेकिन मेरी ये तसल्ली किसी काम ना आई जब रोजाना इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के काम मेरा पति करने लगा। 1 महीना पूरा हो गया और मेरी सास ने पोते की रट शुरू कर दी थी। मेरी सास को तो ये भी नहीं मालूम था कि इस 1 महीने में उसके बेटे ने मुझसे किसी किस्म का कोई संबंध ही नहीं बनाया था। उनका बेटा तो न जाने किन कामों में बिजी था और मैं शर्म के मारे किसी से ये बातें भी नहीं कर सकती थी। 1 महीने बाद मैं मामी के घर उनसे मिलने गई तो मामी मुझे देखकर परेशान हो गई और एकदम से सवाल किया कि मैं घर छोड़कर तो नहीं आई हूँ। मामी के सवाल पर मैंने हैरत से उसे देखा। मेरी विदाई के वक्त भी उनका यही रवैया था और 1 महीने बाद मैं उनसे मिलने आई थी, तब भी वो मुझसे अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं सिर्फ उनसे मिलने आई हूँ। मुझे उनकी बात से बहुत दुख पहुंचा था। मैंने सारा बचपन और लड़कपन इस घर में गुजारा था। मुझे इस घर से मोहब्बत थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि मैं इस घर में उनसे मिलने के लिए आऊं? मैं मायूस होकर वापस चली गई और कमरे में आ गई। अभी मैं सोचते हुए कपड़े सेट कर रही थी कि एकदम मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैं आने वाले की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। मैं समझ चुकी थी कि कौन आया होगा, इसलिए खामोशी से अपने काम में बिजी रही। मेरा पति हमेशा की तरह कमरे में आते ही फिटकरी उठाकर बाथरूम में चला गया। ऐसा लगता था मेरा पति कमरे में इसीलिए आता है कि फिटकरी उठाकर बाथरूम में जाए। उसे मैं नजर नहीं आती थी। मेरा वजूद उसके लिए कुछ नहीं था। उसे अपनी दुल्हन से ज्यादा फिटकरी से मोहब्बत थी। कभी सोचती थी कि चुप रहूं और अपनी किस्मत का लिखा समझकर अपने नसीब के साथ समझौता कर लूं। फिर अगले पल ख्याल आता था, मैं क्यों चुप रहूं? चीख चीख कर पति का सच दुनिया को क्यों ना बताऊं? मगर ऐसा मैं ख्यालों में ही कर सकती थी। हकीकत में मुझे परेशान होने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं आता था। अब मैंने खुद को घर के कामों के लिए सौंप दिया था। अब मेरा काम सारा दिन किचन में बर्तन धोना, खाना बनाना और घर में सफाई करना रह गया था। मैं मामी के घर में भी नौकरानी थी और अपने ससुराल में आकर भी नौकरानी ही बनकर रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से काम नहीं बनेगा, मुझे अपने पति से बात करनी होगी। दबे दबे शब्दों में मैंने उनको बता दिया कि उनकी माँ को पोते की ख्वाहिश है। तो मेरी बात सुनकर जैसे मेरे पति को करंट लग गया था। उन्होंने फौरन मुझे कहा, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। तो मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे पहले शक था, लेकिन अब मुझे 100% यकीन होने लगा था कि मेरा पति नामर्द है। इसलिए फिटकरी के बहाने से रात को बाथरूम चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतजार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तो वो बाहर निकलता है, वरना कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर क्यों सारी सारी रात खुद को बाथरूम में बंद रखे। मैंने सोचा, अब पति के राज से मैं पर्दा हटाऊंगी और सच जानकर रहूंगी और यही राज सबके सामने लाऊंगी। एक रात मैंने सोचा कि मैं सोने का नाटक करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा पति रात में करता क्या है। मैंने सवेरे ही अपने पति से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मेरे सर में दर्द है और मुझे जगाने की कोशिश न करे। मेरी बात सुनकर तो मेरे पति के चेहरे पर चमक सी आ गई थी, जैसे कि इस इंतजार में हो कि मैं सो जाऊं। उसने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और कमरे से बाहर निकल गया। ये सच था कि मैं जल्द ही नींद की आगोश में चली जाती थी, क्योंकि सारा दिन काम करती रहती थी और थकान से चूर होकर जब बिस्तर पर सोने के लिए जाती थी तो फौरन से मुझे नींद आ जाती थी।
मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं जागती रहूं, लेकिन मेरा नींद पर कोई बस नहीं चलता था। आज मैंने चालाकी ये की कि दिन को जब मेरा पति घर पर नहीं था तो मैंने उससे कहा कि मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज का काम देवरानी कर लेगी। मेरी सास को लगा कि शायद मैं उम्मीद से हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सोने को कहा, वरना मुझे आराम का मौका कहाँ मिलने वाला था। मैंने अपनी नींद दिन में ही पूरी कर ली थी। मैं जी भर के सोई ताकि मैं रात को देर तक जागती रहूं। मैं तकरीबन 2 घंटे तक अपने पति का इंतजार करती रही। 2 घंटे बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ तो मैं सोने का नाटक करने लगी। मैंने देखा कि वो फिर वही फिटकरी वाला शॉपर उठाकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। जब उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया तो मैं फौरन उठ गई। मुझे खौफ नहीं था कि वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो काफी देर तक बाहर नहीं आने वाला। मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ से चोरों की तरह चली गई, जहां पर बाथरूम की खिड़की थी, लेकिन खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी और मेरा कद छोटा था। मैं फिर से कमरे में गई और वहां से घर में रखे ड्रेसिंग के सामने एक छोटा सा स्टूल पड़ा हुआ था। मैंने वो स्टूल उठाया और बाहर आ गई। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और सब घर वाले सो चुके थे। किसी की भी नजर मुझ पर नहीं पड़ सकती थी, मगर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था। खौफ से मेरे पैर कांप रहे थे। मैं वो स्टूल उठाकर खिड़की के करीब आई और स्टूल पर चढ़कर देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक करता क्या है। अपने पैरों की कपकपाहट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मेरी हालत खराब हो जाएगी, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी और गिर जाऊंगी। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और टेबल के ऊपर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से झांका तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं टेबल से गिरते गिरते बची। ये मेरा पति कैसा काम कर रहा था फिटकरी के साथ? आखिर इसका दिमाग तो ठीक था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और वापस कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बिस्तर में छुपकर फूट फूट कर रोने लगी। आज मेरे पति की असलियत मुझ पर खुल गई थी। आज तक मेरा पति मेरे करीब क्यों नहीं आया था, मैं समझ गई थी। तो यही वजह थी जिसकी वजह से मेरा पति अब तक मुझसे दूर था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मामी मेरे पति की असलियत पहले से ही जानती थी, इसलिए वो मुझसे इस तरह की बातें करती थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे इस नरक में धकेला, वरना मेरे लिए रिश्तों की तो कोई कमी नहीं थी। मैं खूबसूरत थी और मामी को शायद यही डर था कि कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज्यादा अच्छा रिश्ता ना मिल जाए, इसलिए मेरे नसीब इस व्यक्ति के साथ जोड़ दिए। मैं कभी भी मामी को माफ नहीं करूंगी, उनसे इस बात का जवाब जरूर लूंगी और उन्हें जवाब हर हाल में देना होगा, वरना मेरा भयानक रूप देखेगी। और मैं ये भी जान गई थी कि मेरी सास और सभी घरवाले मेरे पति की असलियत से नावाकिफ थे। असल में सब घरवाले अपने ही मसलों में उलझे हुए थे। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसी और घरवाले की जिंदगी में झांक कर देखे कि वो क्या कर रहा है। शायद यही वजह थी कि मेरे पति पर किसी ने नजर नहीं रखी। बस शादी कराना अपना फर्ज समझा और शादी कराकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप को लगता है कि बस औलाद की शादी करना हम पर फर्ज है और इस तरह हर हाल में शादी करा देते हैं, ये जाने बगैर कि उनका बेटा शादी के लायक है भी कि नहीं। बस किसी भी लड़की के पल्ले बांधकर उसकी जिंदगी खराब कर देते हैं। लड़का बदनामी के डर से किसी को बताता तक नहीं कि मैं नामर्द हूँ, शादी के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी लावारिस लड़कियां दर दर की ठोकरें खाकर ऐसे आदमियों का नसीब बन जाती हैं और उम्र भर लब सीकर बैठ जाती हैं। मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। चुप रहकर मुझे कौन सा ठेंगा मिलने वाला था। सारी उम्र मुझे औलाद न होने के ताने दिए जाते और बांझ कहा जाता। मैं सोच सोच कर बहुत आगे निकल आती थी। अब मसला ये था कि मैं क्या करती, कहाँ जाती। मेरे पास तो सर छुपाने के लिए दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं था। मामी ने भी वापस आने से मना किया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था और अब और ज्यादा मैं कुछ भी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा पति मुझे धोखे में रखे। मैं इस इंतजार में थी कि मेरा पति बाहर निकले। काफी देर बाद वो बाहर निकला तो मुझे जागता देखकर चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि आखिर उसने ये सब हकीकत मुझसे क्यों छुपाई। मेरा पति एकदम अनजान बन गया, ऐसे देख रहा था जैसे मेरी बात समझ नहीं पा रहा। उसकी इस मासूमियत पर मेरा दिल कह रहा था उसे मार डालूं। मालूम नहीं वो इतना मासूम था या मेरे सामने मासूम बनने की एक्टिंग करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर कोई तो वजह थी जिसकी वजह से अब तक वो मेरे करीब नहीं आया था और शायद यही वजह थी। बस पति सच बताने से डरता था क्योंकि उसकी बेइज्जती होती।
लोग उसका मजाक उड़ाते, इसलिए शादी करके सारा इल्जाम पत्नी पर डालने का सोचा होगा। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पिछले 1 महीने से मैं डिप्रेशन का शिकार थी। मैं अपने पति का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी और वो हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है, और हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे पति के पास कोई जवाब न बन सका तो मैंने अपना सामान बांधा और वहां से जाने लगी। मैंने अपने पति से बुरा भला कहा कि वो इस किस्म का घटिया काम करता है, इसी वजह से वो इस घटिया फिटकरी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। पति अब भी हैरान सा खड़ा मेरी बातें सुन रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे समझ नहीं पा रहा था या उसे सदमा लगा था कि मैं उसका सच जान गई हूँ। मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर गुस्से से घर से बाहर निकल गई। सब घरवाले सो रहे थे। अभी मैं गेट तक ना पहुंची थी कि मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे खामोश रहने का बोलता रहा। मुझे कमरे में पटक कर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं एकदम दरवाजे की तरफ भागी, मगर उसने फिर मुझे पकड़कर बेड पर बैठा दिया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है? एक बार शांति से बैठकर मेरी बात सुनो। इस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी और लोगों को बातें बनाने का मौका दोगी? उसकी बात पर मैं और ज्यादा गुस्सा हुई। तो आपको क्या लगता है सच कब तक छुपा कर रखेंगे आप? आखिर सच सबके सामने आ ही जाएगा कि आप शादी के लायक नहीं थे और नामर्द हैं। मैं सारी दुनिया को बताऊंगी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपे से बाहर हो गई थी। मेरा इतना कहना था कि पति ने जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरी और टेबल का कोना मुझे बुरी तरह से जख्मी कर गया। दर्द से उसकी आंखें भर आई। ये जख्म तो बहुत मामूली सा था उन जख्मों के मुकाबले जो मेरी आत्मा पर लगे थे। मैं चौंक गई और परेशानी से अपने पति को देख रही थी। मुझे इस बात का अंदाजा हरगिज नहीं था कि वो मुझ पर हाथ उठाएगा। अगले ही पल मैं थप्पड़ का दर्द बुलाकर अपने पति से बोली, आपके मुझे थप्पड़ मारने से सच छुप नहीं सकता। मैंने भी ऊंची आवाज में कहा। वो बोला, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, अपना और मेरा तमाशा मत लगाओ, घर वाले जाग जाएंगे। गुस्से से उसकी रगे तन गई। तुम जैसा सोच रही हो गलत सोच रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ। खुद से कुछ भी सोचना बंद करो, बल्कि मैं एक अजीब बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक वैद्य ने मुझे ये इलाज बताया कि फिटकरी इस्तेमाल करने से जल्द ही मैं पूरी तरह से सेहतमंद हो जाऊंगा। शुरू में मैं बिल्कुल ठीक था, मगर पिछले कुछ महीनों से मुझसे बहुत बुरी बदबू आती है, जिसकी वजह से कोई मेरे करीब भी नहीं आता। मैंने उस बदबू का हर तरह का इलाज किया, महंगे से महंगे परफ्यूम इस्तेमाल किए, नेट से देखकर हर टोटका यूज किया, मगर सिर्फ कुछ वक्त के लिए फायदा होता है। मगर अब मेरे सारे जिस्म में खारिश रहने लगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशानी का शिकार हूँ। बहुत से डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा मेरे खून में ही एलर्जी है। जब मैं बीमार हुआ था और मुझे खून की कमी हो गई थी, तब डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तब से मैं इस मर्ज का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है उस आदमी के खून में एलर्जी थी और उसका खून मुझे नहीं खफा, जिसकी वजह से मैं इस हाल में हूँ। इस बदबू के साथ मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था। फिटकरी इस्तेमाल करने से मेरी बदबू कुछ घंटों के लिए दूर हो जाती है, मगर मसला सिर्फ बदबू नहीं है। मेरा असल मसला खारिश है, जो कहने में तो मामूली लगता है, मगर बहुत बुरी बीमारी है। जब तक ये सही नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयां देकर फिर से आने का बोलते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे, मगर मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। ना चाहते हुए भी मैंने अपने एक दोस्त को सारी बात बताई तो उसने मुझे एक वैद्य से मिलाया, जिसने मेरा मुआयना किया और मुझे यकीन दिलाया कि जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगा। उस वैद्य ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। उधर मेरे घर वालों ने शादी का शोर मचाया, क्योंकि मेरी बहन अमेरिका से आई हुई थी। उसे हर हाल में शादी अटेंड करनी थी, फिर दोबारा उसका कुछ साल तक आना मुमकिन नहीं था। मैंने लाख इनकार किया कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी और शादी की तारीख रख दी। हमारी शादी हो गई। जब मैं वैद्य जी के पास गया और बताया कि मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी 1-1.5 महीने तक शादी की तारीख नहीं रखनी थी, जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता है। अब शादी की तारीख रख दी गई तो तुमको अब इतना करना होगा कि जब तक इलाज पूरा ना हो जाए पत्नी से दूरी रखनी होगी। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा पहले पूरी तरह सेहतमंद हो जाओ,
फिर आराम से सारी जिंदगी पत्नी के साथ रह सकते हो। क्योंकि वैद्य जी के इलाज से मुझ में काफी बेहतरी आ गई थी। मैं खुद को काफी हद तक सही महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। सोचा था शादी के दिन ही तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, मगर न जाने क्यों तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। शायद यही मेरी गलती थी, इसी वजह से तुम इतना कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। वैद्य जी ने मुझे कहा फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज मुमकिन है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था और हर दिन फिटकरी ले आता था। क्योंकि एक दिन का नागा होता तो मुझे फिर से शुरू से इलाज शुरू करना पड़ता, इसलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी की हिफाजत करता था ताकि मैं जल्दी सेहतमंद हो जाऊं और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं। मेरी तकलीफ भले ही किसी को नजर नहीं आती, मगर अंदर ही अंदर मैं इस तकलीफ में घुल रहा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। मेरा पति बहुत शर्मिंदा लग रहा था। मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया, क्योंकि उसकी आंखें और चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। मैंने पति से कहा, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं 1 महीने से इस परेशानी में ना होती। मुझे तरह तरह के वहम सताने लगे थे और आपकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे लगा आप मुझे धोखा दे रहे हैं और कुछ गलत कर रहे हैं। मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने भी शर्मिंदा होकर अपने पति से माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं आपका साथ दूंगी जब तक आप पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हो जाते। वो दिन है और आज का दिन ऊपर वाले का करम है। मेरा पति बिल्कुल सेहतमंद हो गया और हम एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हमें अपने जज्बात को साइड में रखकर सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं जो हम देखें और सोच रहे हो वही सच हो। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियां कई घर बर्बाद कर देती है। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि हम सबको सोचने समझने और वक्त पर सही फैसले करने की हिम्मत और समझ दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।